हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखेंगे ऑटो स्केलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है एडब्ल्यूएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑटो स्केलिंग के बारे में। ऑटो स्केलिंग को स्टार्ट करने से पहले एक लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट रह गया था, कनेक्शन ड्रेनिंग का। उसे मैं यहाँ पे कवर करना चाहूँगा। इस टॉपिक से कनेक्शन ड्रेनिंग से लास्ट एग्जाम में जो है प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं करना चाहता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईबीएस ड्रेनिंग क्या होता है। तो ईबीएस ड्रेनिंग को जो सीएलबी है, क्लासिक लोड बैलेंसर, उसको कनेक्शन ड्रेनिंग के नाम से ही जानते हैं। और जो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है या नेटवर्क लोड बैलेंसर है, उसमें हम लोग इसको टारगेट जो डी रजिस्ट्रेशन डिले के नाम से जानते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें होता है क्या है, टाइम टू कंप्लीट इन फ्लाइट रिक्वेस्ट वाइल द इंस्टेंस इन डी रजिस्टरिंग और अनहेल्थी। मीन्स अगर कोई एक इंस्टांस आपका अनहेल्थी हो जाता है तो हम लोग एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, जिस टाइम पीरियड में जो भी रिक्वेस्ट उसके पास क्यू में है, वो उन रिक्वेस्ट को पहले आपका रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, रिक्वेस्ट का आउटपुट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद ही वो टर्मिनेट होगा, वो इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये वो टाइम होता है कनेक्शन ड्रेनिंग, जब कोई इंस्टेंस अनहेल्थी एएलबी उसे अनहेल्थी कर देता है, लेकिन उसके पास जो क्यू में रिक्वेस्ट है वो उन अनहेल्थी जो इंस्टेंस है जो वो क्यू की रिक्वेस्ट है उनको वो परफॉर्म करता है, उनको वो रिस्पॉन्स करता है, जो भी रिक्वेस्ट इन फ्लाइट रिक्वेस्ट कहलाती हैं। तो देखिए ये फिगर मैंने यहाँ बनाया, इसमें आपको समझाने की कोशिश की। सपोज करिए मेरे EC2 इंस्टांस अटैच थे ELB से, इलास्टिक लोड बैलेंसर के थ्रू। अब एक इंस्टांस EC2 ड्रेनिंग कंडीशन में, वो अनहेल्थी कंडीशन में हो गया है या डी रजिस्टरिंग कंडीशन में है। तो इसमें जो भी अब वेटिंग फॉर एग्जिस्टिंग कनेक्शन टू कंप्लीट, जो भी इसके पास क्यू में वो होंगे रिक्वेस्ट आई होंगी इन यूजर के थ्रू, तो सबसे पहले वो इनको कंप्लीट करेगा, जो भी रिक्वेस्ट है, उसके बाद ही ये आपका टर्मिनेट होगा इंस्टेंस। तो जो भी रिक्वेस्ट इसके पास होंगी उन रिक्वेस्ट को ये पहले क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, और उसके बाद ये इंस्टेंस आपका टर्मिनेट होगा। अगर उसी बीच में यूजर कोई नई रिक्वेस्ट भेज रहा है, नई रिक्वेस्ट उस यूजर के थ्रू आ रही है, नया ट्रैफिक आ रहा है, तो इलास्टिक लोड बैलेंसर क्या करेगा, वो न्यू रिक्वेस्ट को वो उस ड्रेनिंग वाले EC2 इंस्टांस में नहीं भेजेगा, उनको न्यू EC2 इंस्टांस में, इस वाले में या इस वाले में भेजेगा, मतलब न्यू कनेक्शन एस्टेब्लिश टू ऑल अदर इंस्टांसेस। तो आप समझ में आ गया होगा आप लोग को। फिगर के थ्रू मैंने काफी अच्छा समझाने की कोशिश की है कि ड्रेनिंग, व्हाट इज द ड्रेनिंग ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। ELB कनेक्शन ड्रेनिंग के बारे में कुछ और टॉपिक समझते हैं कि स्टॉप सेंडिंग न्यू रिक्वेस्ट टू द इंस्टेंस विच इज डी रजिस्टरिंग। मैंने आपको बताया है कि जब कोई इंस्टेंस ड्रेनिंग कंडीशन में हो जाता है, अनहेल्थी हो जाता है, तो ELB उस पे न्यू रिक्वेस्ट, जो यूजर के नए रिक्वेस्ट आते हैं, उस इंस्टेंस पे फॉरवर्ड नहीं करता है। बिटवीन 1 to 3600 सेकेंड जो टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का, वो 1 to 3600 सेकेंड होता है। आप जो डिफॉल्ट होता है 300 सेकेंड होता है, तो आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए तो आप इसको टाइम कम कर सकते हैं। अगर आपका EC2 इंस्टांस काफ़ी स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है तो आप इस टाइम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप 3000 ले सकते हैं या 2000 सेकेंड्स भी ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका EC2 इंस्टेंस की परफॉर्मेंस क्या है, आपका एप्लीकेशन की फास्ट एक्सेसिबल है या आपका स्लो एक्सेसिबल है। इस बिहाफ में हम ड्रेनिंग का टाइम डिफाइन करते हैं। कैन बी डिसेबल, आप डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू आप 0 कर देंगे तो ड्रेनिंग टाइम डिसेबल हो जाएगा। मींस जैसे ही इंस्टेंस अनहेल्थी हुआ वो सारी रिक्वेस्ट आपकी ड्रॉप कर देगा। तो ये इससे क्या होगा, यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है वो फेल हो जाएंगी, तो आपको यूजर्स को आपका जो आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा सिनेरियो नहीं होता है। तो आप ड्रेनिंग का टाइम जरूर कुछ ना कुछ रखा करिए, AWS रिकमेंड करता है। तो डिफॉल्ट AWS ने कहा कि 300 सेकेंड इनफ होता है। सेट ए लो वैल्यू इफ योर रिक्वेस्ट आर शॉर्ट। अगर आपकी रिक्वेस्ट बहुत
ज़्यादा हैं या बहुत तेज़ी से ELB आपका जो एप्लीकेशन है, यूजर्स की रिक्वेस्ट आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, तो उसकी वैल्यू को आप कम कर सकते हैं। तो ये इसमें डिफाइन किया गया है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर अपना, नेक्स्ट टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लेंथी टॉपिक भी है, तो इससे काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं इसको काफ़ी ब्रीफ में कवर किया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज ए रीजन स्पेसिफिक ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो होता है रीजन स्पेसिफिक होता है। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये फॉल्ट टॉलरेंस को अवॉइड करता है, मतलब फॉल्ट जो आता है आपके EC2 इंस्टेंस में, उसको अवॉइड करता है। मीन्स आप सपोज करिए कि आपने कहा कि मेरे सर्वर है 3 EC2 इंस्टेंस हमेशा रन करनी चाहिए। आपके पास जो लोड आ रहा है वो आपने 3 EC2 इंस्टेंस में डिवाइड कर रखा है। इन कंडीशन में क्या होता है कि आपका लोड और ज्यादा बढ़ गया तो आपको रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी EC2 इंस्टेंस की। तो ऑटो स्केलिंग क्या करेगा, ऑटोमेटिक स्केल कर देगा, स्केल आउट कर देगा, 3 to 6 कर देगा। जैसे रिक्वेस्ट कम होंगी वो आपकी जो EC2 इंस्टेंसेस है उनको कि नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस कम कर देगा, मीन्स आपका स्केल इन कर देगा, मतलब हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करता है। जो मैंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर आपको डाउट है तो मेरे पहले वाले वीडियो को आप जो उसमें जरूर देखिए। तो ये उस बिहाफ में काम करता है। इट इज आल्सो प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंस, ये फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है। मीन्स आपका EC2 इंस्टेंस अगर कोई डेड हो गया है तो ऑटोमेटिक न्यू क्रिएट कर देगा उसके बिहाफ में, सेम आपका यूजर डेटा या सेम एप्लीकेशन के बिहाफ में। इट इज आइडियल द सर्व क्रिएट इन एवरी अवेलेबिलिटी जोन इवेंटली। मीन्स AWS ये रिकमेंड करता है कि आप सभी अवेलेबिलिटी जोन में सेम सर्वर क्रिएट करिए। मीन्स अगर आपने 2 अवेलेबिलिटी जोन लिए तो उसमें 4 सर्वर आपको बनाना है, तो पहले में 2 बनाइए और दूसरे में 2 बनाइए, मीन्स इक्वल बनाइए। अगर आपके पास आपने 3 अवेलेबिलिटी जोन लिए हैं और आपको 6 सर्वर बनाने हैं तो आप हर अवेलेबिलिटी जोन में, मतलब पहले वाले अवेलेबिलिटी जोन में भी 2 सर्वर बनाइए, दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन में भी 2 सर्वर बनाइए और तीसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन में भी 2 सर्वर बनाइए। ऐसा नहीं कि आपने पहले वाले में 3 बना दिए हैं और दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में एक ही EC2 इंस्टेंस सेटअप कर रहे हैं, तो इसे अच्छा सिनेरियो नहीं कहते हैं। तो AWS रिकमेंड करता है हर अवेलेबिलिटी जोन में आप सेम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस या सेम EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट करिए। So that it provide fault tolerance, arise creation group of EC2 instance that can scale up, scale down depending on condition you set। और ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो EC2 इंस्टेंस है उनको नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंस को स्केल आउट और स्केल इन कर सकता है, जो भी आपने टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन की। सपोज का आपने किया CPU यूटिलाइजेशन पे आपने डिफाइन किया, जैसे ही CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 60% जाए, आपने कहा कि 1 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, तो वो इस बिहाफ में इसकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप काम करता है। जैसे ही आपकी CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 60% होगा, 1 इंस्टेंस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने डिफाइन किया कि जैसे ही EC2 इंस्टेंस आपका 40% से नीचे आए CPU यूटिलाइजेशन, एक इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाए, तो वो उस कंडीशन में एक इंस्टेंस टर्मिनेट भी हो जाएगा। तो स्केल अप स्केल डाउन आप इस बिहाफ में कर सकते हैं। तो इनेबल इलास्टिसिटी बाय स्केलिंग हॉरिजॉन्टल थ्रू एडिंग और टर्मिनेटिंग EC2। तो मींस इनेबल आप इसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने बताया था, आप इनेबल कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, एडिंग करेगा और टर्मिनेट करेगा EC2 इंस्टेंस। आपके जो जितनी रिक्वायरमेंट EC2 इंस्टेंस होंगे उतने क्रिएट कर देगा, और जितनी आपका एक्स्ट्रा EC2 इंस्टेंस होंगे उन्हें टर्मिनेट कर देगा, जैसा भी आपने पॉलिसी क्रिएट की होगी। तो ये, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग पे काम करता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में डिस्क्राइब किया है कि वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या डिफरेंस है। तो प्लीज मेरे प्रीवियस वीडियो को आप जरूर देखिए। Auto scaling help you save cost by costing down the number of EC2 instance when not needed. Scaling out to add more instance only when it required। मैंने बताया कि इससे आप कॉस्ट की सेविंग कर सकते हैं। मीन्स आपको रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं है कि आपके जो आपका प्रोडक्शन है उसमें कब पीक टाइम आ जाएगा, कब ट्रैफिक ज्यादा आ जाएगा, कब आपको ज्यादा इंस्टेंस की नीड होगी, और कब आपका ट्रैफिक बहुत लो हो जाएगा, कब EC2 इंस्टेंस की आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो उस कंडीशन में आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप सेट कर सकते हैं, और इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं एक्स्ट्रा। तो उसमें क्या होगा, जब आपके पास जैसे ही ट्रैफिक इंक्रीज करेगा वैसे ही EC2 इंस्टेंस अपने आप इंक्रीज होते जाएंगे, और जैसे ही आपका ट्रैफिक
लो होगा आपका तो वैसे ही EC2 इंस्टेंस टर्मिनेट होते जाएंगे। तो इससे आप कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैंने एक फिगर के तो समझाया है कि जैसे आपने ये पॉलिसी सेट कर रखी है कि मिनिमम आपका पास एक EC2 इंस्टेंस रही चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, लेकिन इस समय आपने कहा है ये आपने फिक्स कर दिया कि आपके पास मिनिमम एक EC2 इंस्टेंस रहे आपके पास हमेशा। लेकिन आपने कहा कि इस समय लोड थोड़ा सा एवरेज लोड है इस समय आपके पास, तो आपने इसको क्या सेट कर रखा है, डिजायर कैपेसिटी 3 कर रखी है। तो 3 EC2 इंस्टेंस इस समय क्रिएट हो जाएंगी जैसे ही आपने डिजायर कैपेसिटी 3 की, क्योंकि इस समय आपको लगता है कि 3 EC2 इंस्टेंस होने चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि नाइट में ये जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, तो आप उसे ऑटोमेटिक ये 3 से क्या में चला जाएगा, 1 में चला जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में मेरे पास और ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो आपने उसमें मैक्सिमम कर दिया है, मैक्सिमम साइज 6 कर दिया है। तो आपने मैक्सिमम साइज 6 EC2 इंस्टेंस कर दिया, तो ये 6 EC2 इंस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जब भी कंडीशन मीट आउट करेगी, जब भी ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जब भी लोड बढ़ेगा, तो ये नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कब तक कितना बढ़ा लेगा, 3 कंडीशन अभी एक्टिव है और 3 और ये इनहेंस कर लेगा, अपने आप एडेड कर लेगा, 3 EC2 इंस्टेंस और ऐड कर सकता है। तो ये स्केलिंग इन और स्केल आउट कर सकता है, जैसे ही जरूरत होगी स्केल आउट कर लेगा अपने आप को, और जब ट्रैफिक कम होगा तो स्केल इन कर लेगा अपने आप को। तो ये फिगर से आप पूरा समझ गए होंगे, स्केल आउट नीडेड और जब होगा तो स्केल इन कर लेगा। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में। देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ऑटो स्केलिंग। मैंने जैसे आपको बताया कि ऑटो स्केलिंग का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको AWS नहीं लेता है, लेकिन हाँ इसमें जो EC2 इंस्टेंस आप यूज कर रहे हैं उनके चार्जेस वो लेता है। तो जितने आप EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, जिस समय के लिए बनाएंगे उतने समय के लिए आपको उसका एक कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। ऑटो स्केलिंग कंपोनेंट के बारे में हम लोग समझते हैं। पहला है लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में आप ये डिफाइन करते हैं कि जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट होंगे या टर्मिनेट होंगे, जो भी क्रिएट होंगे ऑटोमेटिकली, उसमें इंस्टेंस टाइप कौन सा होगा, मतलब T2 माइक्रो होगा या आपका T2 लार्ज होगा, जो भी आपको सेट करना चाहें तो वो इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। AMI इमेज कौन सी होगी, आपने खुद की एक अपना AMI जनरेट कर रखी है, आपने पूरा अपने सॉफ्टवेयर की या अपने जो सर्वर की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या आप लिनक्स बेस्ड AMI यूज करना चाहते हैं या विंडो बेस्ड AMI यूज करना चाहते हैं, वो डिफाइन कर सकते हैं। प्लस यूजर डेटा डिफाइन कर सकते हैं कि जब वो EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो तो उसमें क्या क्या पैचेस अपडेट हो जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं। प्लस EBS वॉल्यूम, आप एक्स्ट्रा कोई EBS वॉल्यूम आप लगाना चाहते हैं वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो, एक डेटा के लिए एक्स्ट्रा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। की पेयर डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो वो कौन सा की पेयर बाय डिफॉल्ट ले, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं। एंड सिक्योरिटी ग्रुप भी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट इसमें अप्लाई हो जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट होंगे। दूसरा देखिए आप, ऑटो स्केलिंग दूसरा कंपोनेंट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि इसका ग्रुप साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आप सपोज करिए मिनिमम 1 इंस्टेंस का रखा है, डिजायरेबल आपने 3 का रखा है, और आपने मैक्सिमम 6 इंस्टेंस क्रिएट कर मैक्सिमम 6 इंस्टेंस आपने सेट कर रखा है। तो ये ग्रुप का नेम, ग्रुप का साइज और VPC कौन सा होगा, सबनेट कौन सा यूज होगा, हेल्थ चेक पीरियड क्या होगा। ऑटो स्केलिंग क्या करता है, हेल्थ चेक करता है। तो हेल्थ चेक के भी हमें ये तय करता है कि जो EC2 इंस्टेंस है वो रनिंग कंडीशन में है या अनहेल्थी कंडीशन में है। तो जैसे अनहेल्थी कंडीशन में आते हैं उसको टर्मिनेट कर देता है और उसके बिहाफ में एक न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देता है। तो ये सब ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर आपको आता है। थर्ड कंपोनेंट है जो है स्केलिंग पॉलिसी। स्केलिंग पॉलिसी का मैंने एक सेपरेट लेक्चर बना रखा है क्योंकि इससे कई क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो स्केलिंग पॉलिसी में आप ये डिफाइन करते हैं कि जो भी स्केल इन या स्केल आउट होगा वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा। सपोज आपने कहा CPU यूटिलाइजेशन के टर्म्स एंड कंडीशन में हो, तो जैसे आपने सेट कर रखे 70% से 70% ज्यादा ही CPU आपका इनहेंस करे या टच करे, जैसे 70% को आपके 2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, और जैसे ही 40% आपके CPU यूटिलाइजेशन को टच करे, वापस यूटिलाइजेशन कम हो, एक इंस्टेंस आपका टर्मिनेट हो जाए। तो इस भी हम कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पर इंस्टेंसेस, कितनी इंस्टेंसेस एक इंस्टेंसेस में कितनी रिक्वेस्ट आए, इस बिहाफ में आप सेट कर सकते हैं। या एवरेज नेटवर्क इन आउट, कितना नेटवर्क का इन आउट ट्रैफिक हो, उस कंडीशन पे भी आप EC2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं या स्केलिंग पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं।
तो स्केलिंग पॉलिसी का मैंने फिर एक सेपरेट लेक्चर बनाया। चलिए ये सेम है, मैं आगे देखता हूँ। ऑटो स्केलिंग अलार्म्स। अब ऑटो स्केलिंग अलार्म्स क्या होता है? ये ऑटो स्केलिंग जो होता है क्लाउड वॉच अलार्म के थ्रू भी आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है। तो आप अलार्म भी सेट कर सकते हैं कि जैसे CPU यूटिलाइजेशन आपका 70% हो या मोर देन 80% हो, आपका EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए। तो वही मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। इट इज पॉसिबल टू स्केल ESG ऑन क्लाउड वॉच अलार्म। तो आप अलार्म के बिहाफ में भी, क्लाउड वॉच अलार्म के बिहाफ में भी आप ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आप स्केल कर सकते हैं, स्केल डाउन कर सकते हैं, दोनों ही चीज कर सकते हैं। इन अलार्म मॉनिटर ए मैट्रिक्स सच एज CPU, एवरेज CPU नेटवर्क। वो भी अब जो अलार्म होगा वो भी किस बिहाफ में काम करेगा? आपका जो भी मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स आप CPU रख सकते हैं, नेटवर्क आपका इन आउट रख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स के बिहाफ में वो काम करेगा। मैट्रिक्स आज कंप्यूट फॉर ऑल ओवर फॉर द ओवरऑल ESG इंस्टेंस। और जो मैट्रिक्स होगी वो सभी आपके इंस्टेंस में काम करेगी, जो EC2 के अंदर होंगी, सभी EC2 इंस्टेंस के अंदर वो काम करेगी। बेस्ड ऑन अलार्म वी कैन क्रिएट स्केल आउट एंड स्केल इन पॉलिसी। और जैसे ही अलार्म ट्रिगर करेगा कि आपका स्केल आउट करना है, तो आपका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही अलार्म ट्रिगर करेगा कि एक इंस्टेंस कम करना है या स्केल इन करना है, तो वैसे ही इंस्टेंस टर्मिनेट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसर भी जो आपका इंडस्ट्री होती है उसको यूज करती हैं। तो लोड बैलेंसर क्या काम करता है? सपोज करिए अभी आपके पास 3 EC2 इंस्टेंस हैं, तो लोड बैलेंसर उन जो भी ट्रैफिक आएगा उन इक्वली सभी तीनों EC2 इंस्टेंस में फॉरवर्ड कर देगा। सपोज ट्रैफिक ज्यादा आ गया तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा? आपका इनमें जैसे ही ट्रैफिक ज्यादा आएगा, आपने 60% एवरेज CPU यूटिलाइजेशन कर रखा है, जैसे ही 60% से ऊपर यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन होगा, वो इंस्टेंसेस और क्रिएट करने लगेगा, स्केल आउट करने लगेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप। और लोड बैलेंसर क्या करेगा? ट्रैफिक फिर उनमें भी फॉरवर्ड करने लगेगा। जैसे ही वो एक्टिव कंडीशन में आएंगे, ये सेंस करेगा लोड बैलेंस, और उनको जैसे ये हेल्थी कंडीशन में आएंगे इंस्टेंस, उनमें लोड सेंड करने लगेगा। जैसे ही लोड कम होगा, ये इंस्टेंस स्केल इन हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और लोड बैलेंसर फिर उन्हीं जो एक्टिव इंस्टेंस हैं उनमें ही लोड सेंड करेगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है ऑटो स्केलिंग विथ लोड बैलेंसर। तो ऑटो स्केलिंग ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द इंस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस एजी। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि ऑटो स्केलिंग ये श्योर करता है कि जो भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो वो सभी अवेलेबिलिटी जोन में सेम क्रिएट हो, नंबर ऑफ इंस्टेंस सेम हो। ऐसा नहीं किसी में 4 इंस्टेंस, किसी अवेलेबिलिटी जोन में आपने 4 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया और किसी अवेलेबिलिटी जोन में आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया है। इससे ड्रॉबैक क्या होगा? अगर जिसमें 4 इंस्टेंस क्रिएट किया, अगर वो अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया, तो आपके पास सिर्फ लोड के लिए एक अवेलेबिलिटी जोन बचेगा, और तो काफी आपका ट्रैफिक सारा उस समय जो सारा ट्रैफिक है वो उसी इंस्टेंस के पास जाएगा। EC2 instances are not evenly distributed. Auto scaling do rebalancing activity by itself. रीबैलेंसिंग एक्टिविटी भी ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करता है। रीबैलेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है? सपोज करिए कि आपने के पास दो अवेलेबिलिटी जोन हैं, और एक अवेलेबिलिटी जोन में आपने सेट कर रखा है कि मैक्सिमम 6 इंस्टेंसेस क्रिएट हों। तो एक अवेलेबिलिटी जोन में आपने 4 इंस्टेंसेस रनिंग कंडीशन में, और दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में सिर्फ 2 इंस्टेंसेस रनिंग कंडीशन में, टोटल 6 इंस्टेंसेस रनिंग कंडीशन में है। लेकिन पहले वाले अवेलेबिलिटी जोन में 4 इंस्टेंसेस हैं, दूसरे वाले में 2 हैं। तो उसको ऑटो स्केलिंग क्या करेगा? रीबैलेंसिंग करेगा। रीबैलेंसिंग में क्या करेगा वो कि जिसमें ज्यादा इंस्टेंसेस होंगे जिस अवेलेबिलिटी जोन में, उस अवेलेबिलिटी जोन में जाके सबसे पुराना वाला ओल्डेस्ट आपका EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर देगा। और फिर जिसमें कम इंस्टेंसेस होंगे, मतलब अवेलेबिलिटी जोन 2 में जाके वो एक न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट कर देगा। तो वो रीबैलेंसिंग हो जाएंगे। पहले वाले से एक डिलीट कर दिया, पहले वाले अवेलेबिलिटी जोन से एक टर्मिनेट कर दिया, तो उसमें 3 बचे, और दूसरे वाले में जाके एक क्रिएट कर देगा, तो इसमें भी 3 हो जाएंगे। लेकिन डिलीट कौन सा इंस्टेंस करेगा? जो ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस होगा। ये याद रखें, इससे क्वेश्चन बहुत निकलते हैं। वाई रीबैलेंसिंग ESG लॉन्च न्यू EC2 इंस्टेंस where there are less EC2 at present। जैसा मैं बताया, जिसमें less EC2 होंगे वहां पे वो क्रिएट करेगा, लॉन्च करेगा, and then terminate the instance from the availability zone that has more instances। और वहां से टर्मिनेट कर देगा जहां पे जिस अवेलेबिलिटी जोन में ज्यादा इंस्टेंस होंगे, जो मैंने भी आपको समझाया।
We can attach a running EC2 instance to a auto scaling group using AWS console और CLI. आप कोई रनिंग EC2 इंस्टेंस है आपके पास, उसको भी ऑटो स्केलिंग ग्रुप में ऐड कर सकते हैं AWS कंसोल या CLI ऑप्शन के थ्रू. इंस्टेंस मस्ट बी रनिंग स्टेज, बस ये है कि वो इंस्टेंस रनिंग स्टेट में होना चाहिए, ये आपका स्टॉप या टर्मिनेट स्टेज में नहीं होना चाहिए. द इंस्टेंस इज नॉट पार्ट ऑफ अनदर स्केलिंग ग्रुप. अब वो जो इंस्टेंस को आपने ऐड कर लिया किसी एक स्केलिंग ग्रुप में, तो वो इंस्टेंस किसी दूसरे स्केलिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या वो ऐड नहीं हो सकता किसी दूसरे स्केलिंग ग्रुप में. वन इंस्टेंस इज नॉट पार्ट ऑफ टू स्केलिंग ग्रुप, जो मैंने अभी आपको समझाया, एक इंस्टेंस किसी दो स्केलिंग ग्रुप का पार्ट नहीं हो सकता. You can manually remove EC2 instance from auto scaling group using AWS console and CLI. आप किसी इंस्टेंस को ऐड भी कर सकते हो इस अवेलेबल ASG में ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, और इसको रिमूव भी कर सकते हो मैन्युअली अवेलेबल ऑटो स्केलिंग ग्रुप से. When you detach an instance, you have the option decrement the auto scaling group desired capacity. जब आप किसी इंस्टेंस को डीअटैच करोगे किसी अवेलेबल ऑटो स्केलिंग ग्रुप से, तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप उसमें जो नंबर ऑफ इंस्टेंस हैं, कैपेसिटी है, उसकी डिजायर कैपेसिटी, उसको कम कर सकते हैं. सपोज आप 4 कैपेसिटी है, तो आप उसमें से एक एक ऑटो स्केलिंग की 4 इंस्टेंस की कैपेसिटी है, और उसमें से आप एक इंस्टेंस जब रिमूव करेंगे तो उसमें से आप उसकी कैपेसिटी भी 3 कर सकते हैं. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो फिर से एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा. तो इफ यू डू नॉट, मतलब आपने अगर उसकी ऑटो स्केलिंग ग्रुप की डिजायर कैपेसिटी कम नहीं की है और इंस्टेंस आपने वहां से डीअटैच कर लिया है, तो ASG विल लॉन्च अनदर इंस्टेंस टू रिप्लेस दैट वन डीअटैच्ड. तो ASG क्या करेगा, ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसके बिहाफ में एक न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर लेगा जो आपने डीअटैच किया है. When you delete an auto scaling group, is parameter like minimum maximum desire are all set like to 0. आप जैसे ही कोई EC2 इंस्टेंस डिलीट करेंगे, उसकी स्केलिंग पॉलिसी में मिनिमम मैक्सिमम डिजायर कैपेसिटी सब कुछ डिलीट हो जाएगा. इस टर्मिनेट ऑल इस EC2 इंस्टेंस, प्लस जितने भी EC2 इंस्टेंस उस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में होंगे, वो सारे के सारे EC2 इंस्टेंस भी टर्मिनेट हो जाएंगे. We can attach one or more ELB to our auto scaling group. मतलब आप लोड बैलेंसर भी अटैच कर सकते हो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ, जिसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाया था, एक पिक्स शो की थी. The elastic load balancer must be in the same region at the auto scaling group. आपका लोड बैलेंसर और ऑटो स्केलिंग ग्रुप दोनों ही सेम रीजन में होना चाहिए, क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक होते हैं दोनों ही सर्विसेज. Once you do this, any EC2 instance existing or added by the auto scaling group will be automatically registered with ASG defined by ELB. You do not need to automatically. जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो वो सारे EC2 इंस्टेंस आपके ELB में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, रजिस्टर हो जाएंगे. जैसे ही आपने ASG को किया, उसके सारे ASG के EC2 इंस्टेंस आपके लोड बैलेंसर में रजिस्टर हो जाएंगे, आपको मैन्युअली रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा. इंस्टेंस एंड ELB मस्ट बी इन द सेम VPC, लेकिन इंस्टेंस और आपका लोड बैलेंसर सेम VPC के अंदर होना चाहिए. ऑटो स्केलिंग क्लासिफाइड इट्स EC2 इंस्टेंस स्टेटस हेल्थी अनहेल्थी स्टेटस. ऑटो स्केलिंग ये क्लासिफाई करता है कि EC2 इंस्टेंस का स्टेटस हेल्थी है या अनहेल्थी है. अगर अनहेल्थी है तो उसे टर्मिनेट कर देगा, उसके बिहाफ में एक न्यू EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर देगा. तो हेल्थ चेक जो होता है उसका डिफॉल्ट टाइम पीरियड 300 सेकेंड होता है बाय डिफॉल्ट. हम लोग उसको डिफॉल्ट टाइम को 0 भी कर सकते हैं. तो health check grace period is 300 seconds by default. If we set 0 in grace period, the instance health is checked once it is in service. मीन्स अगर हम लोग उसको 0 कर देंगे तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि जैसे ही फर्स्ट टाइम वो क्रिएट होगा, उसका हेल्थ चेक होगा. जैसे ही वो हेल्थी हो जाएगा, उसके बाद अगर वो उसका कभी हेल्थ चेक नहीं होगा, अगर वो अनहेल्थी भी है तो तब भी वो
ऐड रहेगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप में। तो ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए कभी भी हेल्थ चेक का जो टाइम पीरियड है उसे कम कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं करते हैं। After grace period expire, auto scaling group would consider an instance unhealthy in any of the following cases. तो देखिए, जैसे ही ग्रेस पीरियड उसका एक्सपायर हो जाता है किसी EC2 इंस्टेंस का, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको उस इंस्टेंस को अनहेल्थी कंसीडर कर लेता है। और उसके क्या क्या केस होते हैं वो देखिए। EC2 status check report to auto scaling group an instance status other than running means अगर EC2 इंस्टेंस आपने लगा रखा है तो उसका स्टेटस अगर रनिंग कंडीशन में ही होना चाहिए। अगर वो स्टॉप कंडीशन में है या टर्मिनेट कंडीशन में है तो उसको अनहेल्थी कंसीडर करता है ESG। मीन्स EC2 इंस्टेंस का स्टेटस रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। अगर वो स्टॉप कंडीशन में है या टर्मिनेट कंडीशन में है तो उसे अनहेल्थी कंसीडर करता है ESG। ESG मीन्स ऑटो स्केलिंग ग्रुप। If load balancer health check are configured to be used by auto scaling, then if the load balancer report the instances as out of service, आप सपोज करिए दो उसमें आपके हेल्थ चेक होंगे, एक EC2 लेवल से हेल्थ चेक होगा और एक लोड बैलेंसर के लेवल से हेल्थ चेक होगा। अगर लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक ये डिफाइन करता है कि वो जो आपका EC2 है इंस्टेंस है वो आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो भी उसे आउट ऑफ सर्विस या अनहेल्थी डिक्लेयर कर देगा ESG। मीन्स EC2 इंस्टेंस के बिहाफ में भी उसको अनहेल्थी डिफाइन कर देगा, प्लस लोड बैलेंसर के जो हेल्थ चेक है उसके बिहाफ में भी उसको अनहेल्थी कर देगा। तो लोड बैलेंसर भी हेल्थ चेक करता है, ये मैं प्रीवियस लेक्चर और प्रीवियस आपका हैंड्स ऑन में शो कर चुका हूं आपको। तो दोनों के हेल्थ चेक को ये कंसीडर करता है। तीसरा, अनलाइक अवेलेबिलिटी जोन रीबैलेंसिंग, टर्मिनेट द अनहेल्थी इंस्टेंस हैपन फर्स्ट। तो वो जब रीबैलेंसिंग कर रहा है तो उस कंडीशन में भी वो क्या करता है, आपका अनहेल्थी इंस्टेंस को वो क्या करता है, टर्मिनेट करता है, या जिस अवेलेबिलिटी जोन में मैक्सिमम आपका इंस्टेंसेस होंगे उस इंस्टेंसेस को टर्मिनेट करता है। तो वो भी एक सिनेरियो हम लोग कंसीडर करते हैं। द ऑटो स्केलिंग अटेम्प्ट टू लॉन्च न्यू इंस्टेंसेस टू रिप्लेस द वंस टर्मिनेटेड। जी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब रीबैलेंसिंग का केस में क्या होता है, जिस अवेलेबिलिटी जोन में ज्यादा EC2 इंस्टेंस होते हैं उस अवेलेबिलिटी जोन से एक इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया जाता है, ओल्डेस्ट EC2 इंस्टेंसेस को, ओल्डेस्ट कॉन्फ़िगरेशन EC2 इंस्टेंस को टर्मिनेट कर दिया जाता है। और जिसमें लो मतलब कम इंस्टेंसेस होते हैं जिस अवेलेबिलिटी जोन में, वहां पे एक न्यू इंस्टेंसेस क्रिएट कर देता है। तो उस कंडीशन में भी वो अनहेल्थी करके उसको टर्मिनेट कर देता है। इन 4 सिचुएशन ESG सेंड SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस ईमेल नोटिफिकेशन। ऐसा आपका ESG के थ्रू आपको ईमेल नोटिफिकेशन भी आ सकता है। वो बेसिकली 4 कंडीशन है, 4 सिचुएशन है। क्या है वो? पहला है ए इंस्टेंस इज लॉन्च, जब आपका एक इंस्टेंस ESG में लॉन्च होता है। ए इंस्टेंस इज टर्मिनेटेड, या कोई एक इंस्टेंस ESG में ऑटो स्केलिंग ग्रुप में टर्मिनेट होगा। इंस्टेंस फेल टू लॉन्च, अगर कोई इंस्टेंस लॉन्च होना चाहता है लेकिन वो उसमें कुछ अपडेट नहीं हो पाया, कोई यूजर डेटा रन नहीं कर पाया, उसकी वजह से एरर आ गई है और वो इंस्टेंस लॉन्च नहीं हो पाया, तो वो उसका भी नोटिफिकेशन आपको बाय मेल मिल जाएगा। इंस्टेंस फेल टू टर्मिनेट, अगर कोई इंस्टेंस टर्मिनेट हो रहा है और वो टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, कोई सर्विस उसमें रन कर रही है जो उसको टर्मिनेट नहीं होने दे रही इंस्टेंस को, उस कंडीशन पे भी आपके पास एक अलर्ट आ जाएगा बाया मेल। नोट, आप क्या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कैन नॉट एडिट। अब अगर आपने एक बार लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी, उसे एडिट नहीं कर सकते। हाँ, उसे आप डिलीट कर सकते हैं या उसकी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको उसमें कोई चेंजेस करना है तो आप उसको डिलीट करिए और फिर से एक लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर दीजिए। स्टैंड बाई स्टेट, तो देखिए स्टैंड बाई स्टेट अब क्या होता है, You can manually move an instance from ESG and put it standby state। आप कोई एक EC2 इंस्टेंस को ESG में आप क्या कर सकते हैं, ESG से आप मैन्युअली मूव कर सकते हैं स्टैंड बाई स्टेट में। मीन्स वो रेडी कंडीशन में तो होगा लेकिन ESG उसको उसमें ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो उस इंस्टेंस का आप इन फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। आपको लगता है कोई इंस्टेंस डाउन होगा तो आप उसको अटैच कर दीजिए बहुत क्विकली, तो उस कंडीशन के लिए होता है। या उसमें कोई आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है किसी आपको इंस्टेंसेस में,
तो आप उसको क्या करिए, ESG से मूव कर लीजिए, उसमें अपडेट कर लीजिए, कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, उसको पैचेस अपडेट कर लीजिए, उसके बाद फिर से उसको उसमें आप ऐड कर दीजिए ESG में। तो जब तक उसको आप स्टैंड बाय स्टेट में लेके आएंगे, मतलब मूव कर लेंगे उसको स्टैंड बाय स्टेट में, उस कंडीशन में उसमें कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा ESG, और उसमें आप अपना अपडेशन कर सकते हैं, अपना पैचेस को अपडेट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग स्टैंड बाय स्टेट का यूज करते हैं। इंस्टेंसेस इन स्टैंड बाय स्टेट आर स्टिल मैनेज बाय ऑटो स्केलिंग, उसको ऑटो स्केलिंग मैनेज तो करेगा लेकिन उसमें ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा। They do not count toward available EC2 instance to workload app use, means उसमें कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करेगा, उसको EC2 इंस्टेंस इस तरह काउंट नहीं करेगा कि उसमें कोई ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना है, कोई डेटा को यूजर का जो रिक्वेस्ट आ रही है उन रिक्वेस्ट को उसमें फॉरवर्ड करना है। ऑटो स्केलिंग डज नॉट परफॉर्म हेल्थ चेक ऑन इंस्टेंस इन स्टैंड बाय स्टेट, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप उस इंस्टेंस की जो स्टैंड बाय स्टेट में है उस इंस्टेंस की हेल्थ चेक भी आपको हेल्थ चेक भी परफॉर्म नहीं करेगा, हेल्थ चेक नहीं करेगा। इंस्टेंस इज स्टैंड बाय स्टेट आर चार्ज एज नॉर्मल इन सर्विस इंस्टेंस, जो इंस्टेंस होगा स्टैंड बाय स्टेट में आर चार्ज एज ए नॉर्मल, वैसे एज ए नॉर्मल EC2 इंस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और मैंने बताया कि इसका यूज क्यों करते हैं, आपको किसी EC2 इंस्टेंस में कोई अपडेट करना है, कोई आपको चेंजेस करना है, कोई आपको पैचेस अपडेट करने हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो उसको आप क्या करेंगे, अगर वो रनिंग कंडीशन में है तो आप उसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार बार उसमें ट्रैफिक आएगा, आपको कुछ ऐसा चेंजेस करना है, इससे सर्विस को रीस्टार्ट भी करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट भी करना है, तो उसको क्या करिए आप उसको ESG से मूव कर लीजिए, स्टैंड बाय स्टेट में ले आइए, और उसके बाद उसमें अपने आप पैचेस को अपडेट करिए, सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, उसके बाद फिर से उसको आप ESG में मूव कर दीजिए एक्टिव कंडीशन में। तो ये आपका स्टैंड बाय का सिनेरियो होता है। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।